विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम नई यूनिट शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने जूलॉजी के अंदर अर्थात प्राणी विज्ञान में हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जंतु कार्यकी, उस यूनिट से संबंधित सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। लगातार हम जूलॉजी के बहुत सारे चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया। अब हम बॉटनी के अंदर अर्थात वनस्पति विज्ञान में शुरू करने वाले हैं और नई यूनिट जो हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है पादप कार्यकी अर्थात प्लांट फिजियोलॉजी। तो क्या होती है प्लांट फिजियोलॉजी? बहुत लोगों के बीच में कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियो नहीं आ रही है। तो कुछ दिनों के लिए वीडियो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई थी, लेकिन हमारी वीडियो लगातार चलती रहेंगी। आप विश्वास रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है और उन लोगों तक पहुंचाया है जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। और इस लॉकडाउन पीरियड में हम उन्हें अच्छे से अच्छा कंटेंट्स घर बैठे हुए उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आप लोगों के धन्यवाद देना चाहेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरी कंप्लीट बायोलॉजी का सिलेबस, चाहे वो 11th क्लास का हो, 12th क्लास का हो, यानी कंप्लीट हम एनसीईआरटी और नीट लेवल तक का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी अर्थात पादप कार्यकी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर पादप कार्यकी क्या होती है। तो पादप कार्यकी जो है वो विज्ञान की वह शाखा होती है, अर्थात हम ये कहें कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्लांट के अंदर होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, प्लांट फिजियोलॉजी अर्थात पादप कार्यकी कहलाती है। वो कौन कौन सी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं? जैसे हम पढ़ेंगे श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, खनिज लवणों का अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण। तो विभिन्न प्रकार की ये जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं प्लांट्स के अंदर होती हैं, उन सभी का हम विस्तार से अध्ययन प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। जिस प्रकार हमने एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर मानव के अंदर विभिन्न अंतरा ऑर्गन और उनकी कार्य प्रणाली का अध्ययन किया था, ठीक उसी प्रकार हम पादपों के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले सबसे पहला जो हम चैप्टर ले रहे हैं, यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 जो अपने आरबीएससी की बुक में पादप जल संबंध अर्थात प्लांट वाटर रिलेशन, तो पादप जल संबंध वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जब जल की बात आती है कि पादपों का जल से क्या रिलेशन है और पादपों में जल का क्या महत्व है, या यूं कहें कि जीवों के अंदर जल का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें पता होना चाहिए। आगे की जो क्रियाओं को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि आखिर जल क्या है और इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं कि जल जीवन का प्रमुख घटक है। जल जो है वो जीवन का प्रमुख घटक है। जल के बिना जीवन असंभव है। यूं कह सकते हैं जल के बिना जीवन असंभव है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जल जो है वो हमारे जीवन के अंदर प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है, क्योंकि हमारी सेल्स, हमारा शरीर सेल से मिलकर बना है। जीवों का शरीर छोटी छोटी सेल से मिलकर बना है। प्रत्येक सेल में जीव द्रव होता है। जीव द्रव का प्रमुख घटक जल होता है। और जीव द्रव में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, हमने कहा जीवों में जैविक क्रियाएं होती हैं, जीवों में जीव द्रव होता है, तो वो जैविक क्रियाएं सभी जल के द्वारा ही होती हैं और जल के द्वारा प्रभावित होती हैं। यानी जीवों के अंदर जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो जल की विशेषता क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। जल के महत्व को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भारतीय पुराणों में, जो भारतीय हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनमें भी जो शरीर है वो पंच तत्व से बना हुआ बताया गया है। उसकी रचना पंच तत्व से हुई है। तो पंच तत्व में पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, अर्थात यहाँ पर जल जो है महत्वपूर्ण है, जो पंच तत्व में शामिल है। यूं भी कह सकते हैं क्षिति जल गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। या फिर अगर मान लीजिए हम बात करें रहीम जी की, जिन्होंने पानी के बारे में एक दोहा लिखा था, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी बिना ना उबरे मोती मानस चून। अर्थात इस दोहे के अंदर रहीम जी ने पानी का महत्व बताया है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पानी के बिना मोती नहीं बन सकता, क्योंकि सीप पानी के अंदर होता है। पानी के बिना जो आटा है उसको अपन नहीं लगा सकते, यानी खाना नहीं बन सकता। पानी के बगैर पेड़ पौधों के अंदर जीवन नहीं है। तो पानी की विशेषता जानना बहुत जरूरी है, अर्थात जल की गुण क्या है, विशेषता क्या है। तो देखते हैं जल की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम बात करते हैं, जल ध्रुवीय प्रकृति का होता है। जल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जल सात्विक विलायक होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्वेंट है, विलायक है, जल सात्विक विलायक होता है। जल के अंदर उच्च ससंजक बल होता है, आसंजक बल होता है। ससंजक बल अर्थात जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं। ससंजक बल के कारण जल दूसरी चीजों से, दूसरे पदार्थों से जुड़ता है। आसंजक बल के द्वारा विशिष्ट ऊष्मा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, हम जानते हैं जल के अंदर सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है, जिसको हम आगे चल के गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। तो जल के अंदर विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा है। जल की अगर हम पीएच की बात करें तो उदासीन होता है, ना तो जल अम्लीय होता है ना क्षारीय, अर्थात जल का पीएच 7 होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्चतम घनत्व होता है। जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा अर्थात मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ये भी हम जानते हैं। और जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में, अर्थात ठोस, द्रव्य और गैस, विभिन्न तापमानों पर जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक होता है। तो हम कह सकते हैं कि जल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। जल जीव द्रव का मुख्य घटक है। जीव द्रव का मुख्य घटक है, यानी हम बात करें तो हमारी सेल्स की, तो सेल्स के अंदर जीव द्रव है, जैसा हमने पहले बताया था। और उस जीव द्रव का प्रमुख घटक जो है वो जल होता है। अब जल, ये बात क्लियर हो गई कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो जीव द्रव के अंदर जो भौतिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं, यानी जीवन के अंदर क्रियाएं कहो या जीव द्रव के अंदर होने वाली क्रियाएं, क्योंकि सेल्स के अंदर जीव द्रव है, जीव द्रव के अंदर ही जैविक क्रियाएं होती हैं। तो जीव द्रव की भौतिक रासायनिक क्रियाएं जो जल द्वारा प्रभावित होती हैं, क्योंकि जल के द्वारा वो जैविक क्रियाएं इफेक्ट होती हैं। जल की मात्रा कम है, ज्यादा है, ये उन क्रियाओं को इफेक्ट करती है। कौन कौन सी वो क्रियाएं हैं? विसरण, परासरण, पारगम्यता, जीव द्रव कुंचन, अवशोषण आदि क्रियाएं जो होती हैं जीव द्रव के अंदर होने वाली, ये सभी क्रियाएं हैं। जैसे विसरण, डिफ्यूजन, परासरण जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं, परमेबिलिटी, पारगम्यता, जीव द्रव कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस, अंतः शोषण, इंक्यूबेशन है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं
वो सभी जीव द्रव के अंदर होती हैं और जल के द्वारा प्रभावित होती हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं हम विसरण क्रिया को, अर्थात डिफ्यूजन जो है वो जीव द्रव के अंदर जल के द्वारा किस प्रकार प्रभावित होती है। क्योंकि जैसा हमने बताया कि इस चैप्टर के अंदर हम पादपों में जल संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो विसरण, डिफ्यूजन, तो सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन। तो परिभाषा क्या होगी विसरण की? तो सिंपल सी परिभाषा है, आपने पहले भी क्लासेज में ये पढ़ी है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। आज हम आपको डिफ्यूजन की जो परिभाषा है वो एकदम से यहाँ पर क्लियर कर देंगे। देखिए, किसी भी पदार्थ के अणु अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करते हैं, इसे विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ के अणु सदैव, हमेशा अपने यानी उस अणुओं के अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर सदैव गमन करते हैं, इसी को विसरण कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, कॉपर सल्फेट का पानी में घुलना। कॉपर सल्फेट CuSO4 जो होता है नीले रंग का होता है, हम सभी जानते हैं। उसको यदि मान लीजिए ये एक बीकर है सपोज दैट, और यहाँ हमने कॉपर सल्फेट को डाल दिया है, तो कुछ समय बाद हम देखेंगे ये पानी है बीकर के अंदर और ये कॉपर सल्फेट है। तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये पानी पूरा नीला हो जाता है। तो ये कौन सी क्रिया के कारण हुआ? विसरण क्रिया के द्वारा। नमक, चीनी का पानी में घुलना, ये भी विसरण क्रिया है। और अगर हम बात करें तो अगरबत्ती को यदि मान लीजिए हम कमरे में एक कोने में जलाते हैं, तो कुछ समय बाद पूरे कमरे में उसकी स्मेल का फैल जाना, ये सभी क्रियाएं विसरण को दर्शाती हैं। यानी हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ के, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, यानी हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की सांद्रता यहाँ ज्यादा है, तो ये अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर अणुगमन करेंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने एक बीकर और लिया है, तो यहाँ पर इसमें मान लीजिए हमने चीनी भरी हुई है, ठीक है, और ये पानी है। तो अब आप देखिए कुछ समय बाद क्या होगा, ये क्या है, ये चीनी है, ठीक है, चीनी या नमक। तो कुछ समय बाद क्या होगा, चीनी के अणु जो हैं गति करेंगे और किधर जाएंगे, पानी के अंदर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि चीनी के अणुओं की सांद्रता नीचे ज्यादा है और ऊपर कम है। लेकिन कुछ समय बाद चीनी के अणु ऊपर जाएंगे, गति करेंगे, क्योंकि इसकी सांद्रता यहाँ है चीनी के अणुओं की ज्यादा, तो अपनी अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। पानी के अणुओं की सांद्रता यहाँ ज्यादा है, चीनी में कम है, तो पानी के अणु नीचे आएंगे, अर्थात अपने अधिक सांद्रता पानी के अणुओं की ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के अणु सदैव अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करते हैं, इसे विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो विसरण क्रिया है आखिर क्यों होती है। तो ये हम बात कहते हैं गतिज ऊर्जा के कारण। यानी जो गतिज ऊर्जा होती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है। किसी भी पदार्थ के जो अणु हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है और उस काइनेटिक एनर्जी से वो गमन करते हैं, गति करते हैं। तो यहाँ पर ये अणु गति करके मूवमेंट करते हैं और अपने आप को यानी विसरित करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। इस नियम को हम सांद्रता प्रवणता का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये सांद्रता प्रवणता का नियम भी कहलाता है। सांद्रता प्रवणता नियम, सांद्रता प्रवणता नियम यानी कंसंट्रेट ग्रेडियंट रूल।
यानी कंसंट्रेट ग्रेडियंट रूल क्या है कि किसी भी पदार्थ के अणु अपनी अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करते हैं, और ये गति तब तक होती रहेगी जब तक सांद्रता समान नहीं हो जाती। क्लियर? विसरण की परिभाषा क्लियर हो गई। इसके बाद आगे हम बात करते हैं विसरण की दर की प्रवृत्ति। विसरण देखिए सभी अवस्थाओं में होगा, ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा, गैस में भी, लेकिन इनकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। यहाँ हमने बताया विसरण की प्रवृत्ति ठोस, द्रव और गैस। ठोस में सबसे कम होगी, द्रव में उससे ज्यादा होगी और गैस में सबसे अधिक होगी विसरण की प्रकृति या प्रवृत्ति, टेंडेंसी। तो ठोस यानी सॉलिड के अंदर मिनिमम कम से कम विसरण की प्रवृत्ति होती है, जबकि गैसों में सबसे ज्यादा विसरण की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण हम आगे बताएंगे जब विसरण को प्रभावित करने वाले कारक बताएंगे, क्योंकि घनत्व का भी विसरण क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आगे हम बात करें तो किसी तंत्र में विभिन्न पदार्थों का विसरण, किसी तंत्र में विभिन्न पदार्थों का विसरण अपने ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। अन्य पदार्थ की सांद्रता अन्य पदार्थ की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। इसे स्वतंत्र विसरण या इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प का विसरण वातावरण में इनकी सांद्रता पर निर्भर करता है, न कि एक दूसरे के अणुओं की उपस्थित सांद्रता पर। क्या मतलब हुआ? यहाँ पर हमने स्वतंत्र विसरण की परिभाषा बताई है, यानी ऐसा विसरण होता है जिसमें यदि एक से अधिक, किसी तंत्र में एक से अधिक अणु घुले हुए हैं तो वो अणु एक दूसरे को बिना प्रभावित किए अपनी जो है विसरण क्रिया को पूर्ण करते हैं। जैसे हमने कहा कि पत्तियों के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है, जलवाष्प का विनिमय होता है, लेकिन ये विनिमय बाह्य वातावरण में इनकी सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी ऑक्सीजन की सांद्रता बाह्य वातावरण में कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बाह्य वातावरण में कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा विसरण क्रिया, ना कि इनकी परस्पर सांद्रता पर। तो यहाँ ये स्वतंत्र विसरण का अर्थ ये हुआ कि कोई भी पदार्थ है वो अपने अणुओं की सांद्रता पर ही विसरण क्रिया जो है उसकी निर्भर करेगी, ना कि किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं की उपस्थित सांद्रता पर। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि विसरण जो क्रिया है वो स्वतंत्र रूप से होती है और वो अपने ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। जो भी पदार्थ विसरित हो रहा है उसके अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हम लेंगे विसरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक।